नमस्ते अंकित जी, नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। अंकित जी। नमस्कार प्रिया जी। होली मुबारक आपको बहुत बहुत। जी होली आपको भी आपको भी। मुबारक हो सर। आपको मिला था ग्रीटिंग। जी जी। तो आज मार्केट सस्टेन और कर गया यूपी में आई गेस होली कैसे लॉन्ग चल वीकेंड रही के है, पूरी बाद। दुनिया में होली कैसे चल रही है? तो अंकित जी आज मार्केट सस्टेन कर गया। आज ऊपर रहा। निफ्टी जो है वो 22,500 पे सस्टेन कर गया। निफ्टी 111 पॉइंट्स ऊपर रहा, क्लोजिंग एट 22,508। सेंसेक्स जो है 341 पॉइंट्स ऊपर रहा एट 74,169। एक्टिव स्टॉक्स रहे इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस एंड बजाज फिनसर्व। टॉप 5 गेनर्स रहे डॉक्टर रेड्डीज लैब, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेंट एंड एक्सिस बैंक। टॉप 5 लूजर्स रहे विप्रो, बीपीसीएल, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प एंड आईटीसी। तो अंकित जी क्या कहेंगे मार्केट के बारे में? देखिए, मार्केट जिस हिसाब से अभी है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है। जो गिरावट देखने को मिली थी, जो जी हाहाकार देखने को मिला था मार्केट के अंदर, जी। काफी पैनिक देखने को मिला था। जो मिड कैप स्टॉक्स है, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, हम्म, 50% से ज्यादा बहुत सारे स्टॉक्स है जो क्रैश हो गए थे। तो मार्केट में एक पैनिक बहुत क्रिएट हो गया था। उसके बाद में हमने देखा है कि एक बाउंस बैक देखने को मिला है, एक जी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। समवेयर अराउंड अगर बात करें तो इस समय निफ्टी अगर देखे जाए तो बहुत एक सीमित दायरे में 200 से 300 पॉइंट के अंदर ट्रेड कर रही है। ग्लोबल क्यूज इस समय अगर देखा जाए तो कोई बहुत मेजर देखने को नहीं मिल रहे हैं। बातें चल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जितने भी स्टेटमेंट्स थे, तो वो सारे जो अपन रशिया वॉर की बात कर रहे हैं, जी हम लोग बात कर रहे हैं यूक्रेन की तरफ में कहीं ना कहीं सेटलमेंट वाली चीजें वो देखने जी। को मिल रही हैं। तो ग्लोबल क्यूज इस समय थोड़ा सा एक नैरेटिव अभी क्लियर नहीं है। थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा मार्केट में ट्रेंड क्लियर होने के लिए। लेकिन आज जिस तरह से वापस से पॉजिटिव जोन मिला है, मुझे लगता है कि अभी आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा और पॉजिटिव जोन मिल सकता है। लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है 21,900, उसको हम्म। तोड़ते हुए नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी तोड़ेगा। और जितने स्टॉक्स भी हैं वो बाउंस बैक करते हुए दिख रहे हैं। मेटल्स के बारे में क्या कहेंगे? जी। मेटल्स के बारे में। मेटल्स के बारे में ये है कि चाइना की तरफ से न्यूज आ रही है कि चाइना, जी, मैं मेटल्स के बारे में बोलूंगा कि चाइना की तरफ से कुछ न्यूज आ रही है कि जहां पे कहीं ना कहीं स्टिमुलस पैकेज की या फिर ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इसी वजह से बेस मेटल प्राइसेस में अगर देखा जाए तो वापस से एक सपोर्टिव मिला है हमको। हम्म ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है अगर देखा जाए बेस मेटल का। चाइना, मैंने फिर बोला था कि ट्रम्प के आने के बाद में चाइनीज इकोनॉमी थोड़ा सा सर्वाइव कर रही है। हम्म वापस से उन्हें बाउंस बैक करने की उम्मीद है। उनका जो इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव की तरफ चला गया है। नेगेटिव इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं होती है। एक इन्फ्लेशन के रूप में चाहिए तो थोड़ा सा ग्रोथ के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर हमें चाइना के अंदर बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और चाइनीज इकोनॉमी अगर बाउंस बैक करती है तो डेफिनेटली बेस मेटल प्राइसेस हो गया या फिर सिल्वर हो गई, दोनों हम्म। के अंदर हमें उछाल देखने को मिलेगा। जी। तो ये मार्केट के बारे में रहा। जल्दी से सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और फिर आगे और बात करते हैं अंकित जी के साथ क्रूड ऑयल और कॉपर के बारे में। जी। भावेश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक इकाई को बकाया राशि के कारण दिवालियापन याचिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी निवेशकों ने मार्च के पहले 15 दिनों में भारतीय शेयरों को 30,000 करोड़ रुपए में बेचा। सोना पहली बार $3,000 प्रति औंस के पार पहुंचा। अमेरिका में अंडे इतने महंगे हो गए हैं कि लोग उन्हें मैक्सिको से तस्करी करके ला रहे हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है क्योंकि अमेरिका ने हौथियों के खिलाफ अभियान सप्ताहों तक जारी रखने का वादा किया है। ओपनएआई के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर केविन वील ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वर्ष के अंत तक प्रतिस्पर्धात्मक कोडिंग में मनुष्यों से बेहतर हो जाएगा। केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने विभिन्न व्यवसायों में 1,267 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर प्राप्त किए हैं। जायड्स लाइफ साइंसेज लिमिटेड को यूएसएफडीए से इलेक्साडोलाइन टैबलेट्स 75 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। क्रांति इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कनाडा की सीजीएल मैन्युफैक्चरिंग इंक से नए औद्योगिक मशीनरी पार्ट्स के विकास और आपूर्ति के लिए नया निर्यात भाग विकास आदेश और खरीद आदेश प्राप्त हुआ है। वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड को बीएचईएल से लगभग 4,050 टन स्टेनलेस स्टील सीमलेस बॉयलर ट्यूब्स की आपूर्ति के लिए 231.78 करोड़ रुपए का खरीद अनुबंध मिला है। योगी लिमिटेड को कंपेनियन विनिमय ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से संरचना असेंबली, हेड असेंबली, रोटरी टेबल और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, टूल्स चेंजर और अतिरिक्त एक्सेसरीज की आपूर्ति और डिलीवरी के लिए खरीद आदेश प्राप्त हुए हैं।
डालमिया भारत लिमिटेड ने असम के लंका में अपने 2.4 MTPA सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता वृद्धि के वाणिज्यिक उत्पादन को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। सोलारियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सोलर पैनल्स और सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए सिटीजन सोलर प्राइवेट लिमिटेड और नाविता सोलर प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2 समझौता ज्ञापन किए हैं। महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड ने तेल और गैस क्षेत्र में सीमलेस पाइप्स की आपूर्ति के लिए 298 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है। गुजरात राज्य पेट्रोनेट लिमिटेड के बोर्ड ने GSPL के उच्च दबाव गुजरात गैस ग्रिड प्रस्ताव के विस्तार के रूप में अंजर पलनपुर पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन्फीबेम एवेन्यूज लिमिटेड और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने सरकार, कॉर्पोरेट्स और संगठनों के लिए स्कैमर्स से निपटने के लिए रियल टाइम डीफेक्ट डिटेक्शन सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए लेपित पाइप्स की आपूर्ति के लिए 2400 करोड़ रुपए लगभग के नए आदेशों की प्राप्ति की घोषणा की है। तो ये रहे कॉर्पोरेट न्यूज़। अंकित जी, आपसे बात करते हैं कॉपर के बारे में। बताइए कि करंटली मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है कॉपर में, और कॉपर की प्राइसेस पे किसका असर हो रहा है? देखिए, मार्केट ट्रेंड अगर देखा जाए तो कॉपर बेस मेटल के अंदर आता है। बेस मेटल के अंदर जितने भी प्राइसेस हैं उसके अंदर कॉपर सबसे ज्यादा इनिशियल है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो चाइनीज इकोनॉमी एक काफी मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पे हम लोग देखते हैं कि क्योंकि कंजम्पशन बेसिस पे देखा जाए तो 40% जो है कंजम्पशन कॉपर का रहता है ग्लोबल जी। मार्केट के अंदर। जो चाइना है 40% कंजम्पशन करता है ग्लोबल मार्केट का। तो जिस तरह से हमको वापस देखा हुआ है तो मार्केट हमेशा देखा जाता है तो प्री डिसाइडेड रहता है, मार्केट को वैल्यूज हमेशा सारी पता रहती हैं। तो कॉपर के अंदर मूवमेंट जिस तरह से देखने को मिल रहा है तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। उसका सिर्फ मेन रीजन एक ही है कि चाइनीज इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं एक पैकेज, स्टिमुलस पैकेज की बात चल रही है, आर्थिक पैकेज की घोषणा की बात चल रही है। अगर वो चीज देती है तो आने वाले टाइम में हमें कॉपर के प्राइसेस में और तेजी देखने को मिलेगी। जिस तरह से ग्लोबल सेंटिमेंट्स अगर मार्केट में जिस तरह से चल रहे हैं, ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, अगर ये सारी सिचुएशंस अगर अराइज होती हैं तो डेफिनेटली कॉपर के प्राइसेस को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल डिमांड में कमी आएगी वो तो बात की बात है, लेकिन इस समय जो शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर अभी हमने एक न्यूज देखी थी जहां पे ये था कि ट्रेड वॉर की टेंशंस के कारण जो यूएस के अंदर डिमांड है वो इंक्रीज हो गई चाइना की तरफ से। इस कारण भी हमने देखा है कॉपर प्राइसेस के अंदर इंक्रीजमेंट हमने देखा है, और वही मूवमेंट्स हमको देखने को मिल रहा है। अब तो माइनिंग एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल डिमांड का क्या असर होता है कॉपर प्राइसेस पर? देखो, कॉपर प्राइसेस के अंदर डिमांड ये है कि इंडस्ट्रियल डिमांड है डेफिनेटली। तो जिस तरह से अगर मार्केट के अंदर कंजम्पशन अगर बढ़ रहा है किसी भी चीज का, जो इलेक्ट्रिकल जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर जितने भी डिमांड अगर क्रिएट होती हैं तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर कॉपर प्राइसेस की डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो इंडस्ट्रियल यूज है डेफिनेटली, तो उसके कारण मार्केट के अंदर कॉपर प्राइसेस सबसे ज्यादा जो इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पे इम्पैक्ट करती है, वो सारे का सारा ड्रिवन जो है वो सीधा सीधा इंडस्ट्रियल ही होता है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और पॉलिसीज जो है उनका क्या असर होता है कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के ऊपर? वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को? देखिए, कॉपर प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, जहाँ चिली हो गया, फिर अपने जितना भी अपने सॉरी जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे जितने भी डिमांड्स क्रिएट होती हैं, उस कारण से मार्केट में आप ये समझ के चलिए कि जब भी कॉपर की डिमांड अगर क्रिएट हो रही है तो डेफिनेटली डिमांड, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बढ़नी चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है तो डेफिनेटली कॉपर प्राइसेस होगी, और सीधा सीधा इसका कनेक्शन इकोनॉमिक ग्रोथ से है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमिक ड्रिवन है, परचेसिंग पावर अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली जो अप्लायंसेज हैं उनकी डिमांड बढ़ती है। तो कॉपर की कहीं न कहीं डिमांड जो है वो सारे का सारा डिमांड एंड प्रोडक्शन के ऊपर ही रहा है। कमोडिटीज़ कोई भी हो, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही ट्रेड करती हैं। तो इंडस्ट्रियल डिमांड इस समय अगर देखा जाए तो बढ़ रही है। आने वाले टाइम में ग्रोथ अगर जो वॉर वाली टेंशन्स थी, चाहे ट्रेड वॉर हो, चाहे नॉर्मल वॉर वाली जो कंडीशंस होती हैं, अगर इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं तो उसके अंदर मार्केट में हम लोग एक सहज तरीके से बोला जा सकता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो कॉपर की डिमांड डेफिनिटली इंक्रीज होते हुए दिखेगी, और ये सारी चीजें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या असर हो रहा है कॉपर के डिमांड पर? देखिए, उसपे डिमांड पे कोई मेजर असर नहीं पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो ये डिमांड पे चला जाए तो क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन व्हीकल इंडस्ट्री हो गया, फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, सब जगह कॉपर का यूज होता है। बिना कॉपर के यूज करे आप इतनी चीजें नहीं कर सकते। तो ये इंडस्ट्रियल यूज है। एनर्जी सेक्टर्स के या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे अगर डिमांड बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रिकल की डिमांड बढ़ती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती है, तो डेफिनेटली कॉपर प्राइसेस भी अप जाएंगे, क्योंकि उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। हम्म, जी। बेस्ट वे क्या है टू हेज कॉपर? कॉपर को हैच करने के लिए बेस्ट वे तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके अंदर आप उसको कॉपर को हैच करा जा सके, क्योंकि ये एक यूजेबल आइटम है।
आप अगर हेज करना चाहते हैं तो जो प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मान के चलिए जो इसका बिजनेस है जिनका हम्म। कॉपर सप्लाई है, डिमांड है, जहाँ पे वो इंडस्ट्रियल यूज है, वो अगर कहीं पे कॉपर हेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जब प्राइसेस अगर गिरने वाली कंडीशन होती है या फिर एक मंदी की कंडीशन बनती है, तब आप जी। M6 पे जाके या फिर कॉमेक्स डिवीजन पे जाकर सेल कर सकते हैं। हम्म। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप बात कर रहे हैं कॉपर की, तो आपकी डिमांड एंड सप्लाई है, तो आईएनआर के अंदर कोई इंपैक्ट अगर पड़ रहा है, अगर आप इंडिया में हैं और आईएनआर के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप आईएनआर के अंदर जाके आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो आप आईएनआर के साथ में अपनी करेंसी को हेज कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर कॉपर को हेज करने की बात करें, तो कॉपर स्पेशली हेज नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से यहाँ पे चीजें जरूरत होती है। अगर आपने बहुत ज्यादा बाय कर रखा है और आपको फियर है कि मार्केट में प्राइसेस गिर जाएंगे, तो आप M6 या कॉमेक्स डिवीजन में जाके सेल कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप देखा जाए तो कॉपर एक इंडस्ट्री यूज है, तो जहां पे आप परचेज उतना ही करेंगे जितना आपकी जरूरत है, तो उसके हिसाब से आपकी चीजें चलती हैं। और कुछ बताना चाहेंगे आप कॉपर के बारे में? कॉपर का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, इंडस्ट्रियल डिमांड वापस से इंक्रीज होते हुए दिख रही है। मार्च का सेशन जो सीजन होता है या फिर मंथ होता है, हम उसके अंदर बोले थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही वापस से न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, तो हम्म। वापस से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी और कॉपर प्राइसेस हमको मूव होते हुए दिखेंगे। जितने सब्सक्राइबर्स हमको यही मानना है कि चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर फोकस रखें। कॉपर क्योंकि सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन वहीं पे होता है, तो जितने भी इंडस्ट्रियल डिमांड है वहां से क्रिएट अगर होती है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में प्राइसेस जो कॉपर के हैं हमें 1200 रुपए तक देखने को मिलेंगे। तो ये कॉपर के बारे में रहा, आगे क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। सेठी सर, आपके सवाल। जी, जो क्रूड ऑयल है इसमें कौन से फैक्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है इसके प्राइस को मूवमेंट देने में? ओपेक के डिसीजन या जियोपॉलिटिकल टेंशन? सर, क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इकोनॉमी पे, क्योंकि इन्फ्लेशन हो चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओपेक ने अभी देखिए जो अभी सिचुएशन चल रही है ओपेक की ये चल रही है कि वो डिमांड और सप्लाई के लिए काफी फंस चुके हैं। अगर मैं बोलूं तो वो अगर यहाँ से प्राइसेस क्योंकि जिस तरह से मूव कर रहे हैं और डाउनसाइड के आसपास है, $65 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, $65-67 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो व्हाइट क्रूड ऑयल, तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इस समय ओपेक कंट्रीज के लिए बन गई है। अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाएंगी। अगर वो प्रोडक्शन कट करते हैं तो ओपेक कंट्रीज हैं उनको नुकसान लगना चालू हो जाएगा। तो इस समय वो काफी डिलेमा में है, काफी परेशान है, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्शन कट करे थे उसके बाद भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई नहीं हुए हैं। उसका मेन रीजन यही रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी काफी टाइम से स्लगिश है, और स्लगिशनेस एक के कारण चाइनीज इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। वहीं अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी इस समय डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा बना हुआ है। तो ये एक कंडीशंस मार्केट में है जिसके कारण अभी मार्केट में सिचुएशन जो बनी हुई है वो ये है कि डर बना हुआ है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जो अप्रैल में बोला था कि अप्रैल से प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, तो आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल की प्राइसेस और नीचे जाते हुए देखने को मिल सकती हैं। ट्रेंड की बात करूं तो कहीं ना कहीं 5600 से 5500 का एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस काफी बने हुए हैं क्रूड ऑयल के अंदर। एक जो रैली हमको देखने को मिली थी आज से 2 महीने पहले, उसके बाद में जिस तरह से वापस से इसने पैनिक दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ से बोल दिया कि मैं अपना प्रोडक्शन डबल करूंगा, ओपेक ने बोला कि हम अपना प्रोडक्शन आने वाले टाइम में बढ़ा सकते हैं। तो अगर वो डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है और सप्लाई अगर इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अंकित जी, अभी जो ईवी गाड़ियां आ रही हैं तो इसमें पेट्रोल तो यूज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, तो उससे काफ़ी डिमांड कम हो जाएगी। कितनी डिमांड कम हो जाएगी वो आप अंदाजा बता सकते हैं कुछ? ऐसे न्यूक्लियर बिल्कुल एनर्जी आने वाली है, दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी आने वाली है, और हाइड्रो और अपना विंड और अपने पास सोलर तो है ही। तो आपको क्या लगता है नहीं ऑयल का 5 साल में क्या भविष्य लगता है? मेरे को तो बहुत बहुत खराब लग रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्रूड ऑयल का भविष्य खराब लग रहा है। लेकिन आपने जो अभी बात करी है कि फॉसिल फ्यूल, एक्चुअली देखिए क्रूड ऑयल एक फॉसिल फ्यूल है। डिमांड अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल से अगर आ जाती हैं, आपने बोला न्यूक्लियर आ जाता है, हाइड्रो पावर आ जाता है, तो ये सारी चीजें अभी बिल्कुल सही है। अभी जो कंडीशन चल रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चल रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे, नितिन गडकरी जी ने बोला था कि 2030 तक हम पूरा के पूरा इंडिया में 90% पूरा कन्वर्जन कर देंगे। लेकिन अभी वही अगर आपकी अभी न्यूज हमने थोड़ी देर पहले देखी है कि ओला कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बना रही थी, वो कहीं ना कहीं बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। तो इस तरह की न्यूज भी है। तो मार्केट के अंदर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी इतना सक्सेसफुल हुई नहीं है, और सक्सेसफुल होने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है कि 2030 से लेके 2035 के बीच में वहां पे जाके और इनोवेशंस होंगे मार्केट में, और जाके चीजें चेंज होंगी। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल यूज
क्रूड ऑयल का ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो हम लोग व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के अंदर अगर देखा जाए तो 7 to 8% का ही कंजम्पशन है। अगर ओवरऑल कंजम्पशन देखा जाए ग्लोबल मार्केट का तो 40% है, लेकिन 60% अभी भी डिमांड है। जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि ये एक सेटिस्फैक्टरी प्राइस है। 5600, 5700, $67 के आसपास। अगर इससे प्राइस नीचे जाती है तो डेफिनेटली ओपेक कंट्रीज जो है उनको नुकसान लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज मैटर करती है। और बाकी अदर कंट्रीज की बात करें तो यूएस वगैरह है, डेफिनेटली वो पुट ऑन कर रहे हैं कि मैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को और नीचे लेके आ पाए। रिजर्व्स जो हैं वो उन्होंने अभी तक जो खाली हुए थे कोरोना टाइम पे, वो अभी तक फिल नहीं हुए हैं, तो उसको भी फिल करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि सेटलमेंट आने वाले टाइम में $60 के आसपास अगर क्रूड ऑयल मिलता है, तो मुझे लगता है उस रेंज में आने वाले कुछ समय, मुझे लगता है कि इस रेंज में रहना चाहिए। और जो आपने बोला आने वाले 5 साल का भविष्य कैसा लगता है, तो देखिए 5 साल का भविष्य तो ऐसा है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह पे चलते हैं और इस फोकस पे रहते हैं कि न्यूक्लियर पावर और हाइड्रोजन हाइड्रो पावर अगर आ जाता है, तो डेफिनेटली एक स्लगिशनेस देखने को मिलेगी और नीचे में कहीं भी हमको $50 के आसपास तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वाइस वर्सा अगर कोई टेंशन क्रिएट होती है मिडिल ईस्ट के अंदर, जिस तरह से हमने देखा था अभी 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ चल रही थी कि वापस से हुती और बाकी जो डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में वापस से टेंशन्स क्रिएट हुई हैं। इस तरह की अगर टेंशन्स क्रिएट होती हैं, तो वापस से क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर जंप देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले अगले 6 महीने में क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो रहेंगी वो रेंज में ही रहेंगी। बहुत बड़ी गिरावट अगर मिलती है तो वही $60 के आसपास तक देखने को मिलेगी, लेकिन वहां से वापस से एक बाउंस बैक करना चाहिए और रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहनी चाहिए। अंकित जी, आपने जो ओला का उदाहरण दिया वो ईवी की वजह से उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको जी। प्रॉब्लम है मार्केटिंग खर्चों की वजह से। और टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट में जो खर्चा कर रहा है अभी वो बजाज ऑटो से टक्कर लेगा। बजाज ऑटो के पास 20,000 करोड़ के एसेट्स होंगे, यहाँ टेक्नोलॉजी में उसने पैसा लगाया है, उसके सामने ये बड़ी छोटी कंपनी है। तो ये फेल हो गई तो मतलब ये नहीं कि ईवी फेल हो गया, यहाँ प्रिया पावर मैम, फेल हो मुझे गई। समझ में नहीं आया, एक बार बताएंगे प्लीज। जी सर, आप क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो ओला का उदाहरण दिया है, हम्म। तो ओला का मार्केटिंग का इशू है, ईवी का इशू नहीं है। प्रोडक्ट उसका बहुत अच्छा आया है। सर, प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट अच्छे की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स जो आई हैं मार्केट के अंदर, वो सबसे पहले मार्केटिंग के बाद में नेगेटिव मार्केटिंग उनकी बहुत हुई है। बहुत सारे ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आग लगी है, उस कारण से जो डिमांड है वो एकदम से डिक्लाइन हुई है। तो इनका जो प्रोडक्ट अच्छे और नहीं अच्छे की तो बात हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट के अंदर प्रेजेंस बहुत कम हुई है। मार्केटिंग उन्होंने करी थी स्टार्टिंग में, जिस तरह से ओला की मार्केटिंग करी थी, उसके बाद में बिकी भी थी गाड़ियां। लेकिन बिकने के बाद में प्रॉब्लमेटिक सबसे ज्यादा सिचुएशन ये क्रिएट हुई है कि वहां पे गाड़ियों में आग लगी है। गाड़ियों में आग लगने की खबर बहुत ज्यादा फैली है, उस कारण से लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल दूसरी तरफ शिफ्ट हुए हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बिक रहे हैं, बिक रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ी इस समय प्रॉब्लम है। क्योंकि चार्ज करने के लिए अभी भी बहुत सारी फैसिलिटीज की कमी है। वो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ी गवर्नमेंट को। जब तक ये सारी चीजें क्रिएट नहीं होती हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत जल्दी रन अप कर सकता है या फिर बहुत जल्दी आगे आने वाले टाइम में कोप अप कर सकता है। सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप ये रिस्क मैनेज करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करेंगे? मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के अंदर रिस्क मैनेज करने के लिए अभी जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको प्लीज एमसीएक्स के ऊपर या फिर कॉमेक्स के नाइमेक्स के अंदर उनको हेज करना ज्यादा बेटर रहेगा। इस समय अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक स्ट्रेटेजी बेस पे अगर ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है जी। कि ज्यादा बेटर रहेगा। डाउन साइड रिस्क थोड़ी सी अभी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल कंडीशंस चल रही हैं और मार्केट के अंदर भी बताया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इंडियन मार्केट में 5500 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। 5500 का लेवल अगर टूटता है तो आने वाले टाइम में हमें 5100 से 4800 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। एक शार्प डाउनसाइड पैनिक आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट पोजीशन बनाता है तो मार्केट में ऑप्शंस को राइट करके काम करेगा तो थोड़ा सा बेटर मिलेगा। तो ऑप्शन के साथ में स्ट्रेटेजीज बना के अगर प्ले करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। लोअर लेवल पे काफी कंसोलिडेशन चल रहा है और सपोर्ट जोन भी है, तो 5625 से 5500 का एक सपोर्ट जोन है, उसके जोन में बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस समय ट्रेडर्स को एक स्ट्रैटेजी के साथ में ट्रेड करना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि किसी भी ट्रेडर को नेकेड इस समय प्ले करना चाहिए। जी। लॉन्ग टर्म आउटलुक आप क्या कहेंगे फॉर क्रूड ऑयल? देखिए, लॉन्ग टर्म का अगर मैं बात करूं तो इस समय मुझे स्लगिशनेस दिख रही है, क्योंकि डिमांड अभी है नहीं मार्केट के अंदर। और जिस तरह से अगर जब तक चाइना रिवाइव नहीं करेगा तब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी। और अभी एक
डिमांड की तरफ से अगर बात करें तो चाइना के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक पैनिक सिचुएशन है, तो एक रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि नीचे डाउनसाइड रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है, तो नीचे की तरफ ही ट्रेड करके चलें। अभी अग्रेसिव बाइंग होकर ट्रेडर्स प्लीज ना चलें। जी। और कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे दर्शकों को रिगार्डिंग कॉपर और रिगार्डिंग क्रूड ऑयल या मार्केट के बारे में? देखिए पूरा फोकस इस समय मेरा है चाइना के ऊपर, चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि आने वाली, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चाइना जी। के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, यूएस के अंदर प्रोडक्शन की अगर देखा जाए तो लिमिटेशन बहुत कम है, हार्डली 18% है। वहीं अगर बात करें तो 68% प्रोडक्शन जो है वो चाइना के अंदर होता है। तो जिस तरह से डिमांड ग्लोबल बढ़ती है, तो ग्लोबल अगर डिमांड्स क्रिएट होती हैं तो डेफिनेटली एक चाइना एक पॉपुलिस्ट कंट्री भी है जहां पे हम लोग इस तरह की चीजें लेके आ सकते हैं, तो इंडस्ट्रियल डिमांड वहां पे डेफिनेटली बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल एंड कॉपर प्राइसेस अप होंगे। लेकिन ओपेक की कंडीशंस किस तरह की रहती हैं, प्रोडक्शन ग्लोबल किस तरह से रहता है, अभी अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई, ठीक है ना? तो अगर सॉरी क्रूड ऑयल का सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू जी। डिमांड, और डिमांड अगर वहां पे इंक्रीज हो रही है, अगर हम्म। जब तक नहीं हो रही है तब तक क्रूड ऑयल के अंदर प्रेशर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी क्लाइंट्स को पूरा फोकस, जो ट्रेडर्स हैं उनको पूरा फोकस अभी क्रूड कॉपर के अंदर करना चाहिए। और क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा स्लगिशनेस बनी हुई है, जब तक इसके अंदर कोई मोमेंटम बिल्डअप नहीं होता है, कोई न्यूज नहीं आती है, तब तक क्रूड ऑयल को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अंकित जी, थैंक यू सो मच आपकी एडवाइस के लिए अबाउट द मार्केट एंड अबाउट द मेटल्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।